पूरी दुनिया के नक्शे पर स्थित उन भौगोलिक बिंदुओं को देखिए जहां से होकर वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें गुजरती हैं, और फिर अपनी नजरें उन खामोश समुद्री रास्तों पर टिका दीजिए जो आज दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक शतरंज के मैदान बन चुके हैं। लेकिन असल कहानी वहां से शुरू नहीं होती जहां से हम देखते हैं, बल्कि उस अदृश्य संघर्ष से शुरू होती है जो बंद कमरों में नीति नियंताओं के दिमाग में और सीमाओं के उन दुर्गम हिस्सों में चल रहा है जिन्हें अब तक हम सिर्फ एक लकीर समझते आए थे। एक तरफ वह विशाल हिंद महासागर है जो दुनिया के व्यापार का 80% से ज्यादा भार अपने कंधों पर ढोता है, और दूसरी तरफ वह भारत है जो अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन का केंद्र बन चुका है। लेकिन इस केंद्र के चारों ओर जो जाल बुना गया है वह किसी भी पारंपरिक युद्ध से कहीं ज्यादा घातक और सूक्ष्म है। हम जिस साइलेंट चॉक होल्ड की बात करने जा रहे हैं वह कोई अचानक पैदा हुआ संकट नहीं है, बल्कि दशकों से चल रही उन कूटनीतिक चालों का परिणाम है जिन्हें दुनिया ने तब नजरअंदाज कर दिया था जब वे केवल कागज के टुकड़ों पर दर्ज थीं। सुंदरबन के घने दलदली जंगलों से लेकर पूर्वोत्तर के उन पहाड़ी रास्तों तक जहां की हवा में आज भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, वहां हर एक हरकत एक बहुत बड़े खुफिया नेटवर्क का हिस्सा है। कल्पना कीजिए कि आधी रात का वक्त है, तापमान 0 से नीचे जा रहा है और सीमा पर लगे थर्मल सेंसर अचानक एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन स्क्रीन पर दिखने वाली वह आकृति कोई घुसपैठिया नहीं बल्कि एक अत्याधुनिक तकनीक से लैस इकोनॉमिक सप्रेशन का जरिया है। यहीं से उस रहस्य का पहला धागा खुलता है जिसे दुनिया के बड़े बड़े विश्लेषक अब तक पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे भारत ने बिना एक भी गोली चलाए अपने पड़ोसी मुल्कों की आर्थिक नसों पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि वे चाहकर भी दिल्ली की रणनीतिक प्राथमिकताओं को अनदेखा नहीं कर सकते। ढाका की उन मिलों को याद कीजिए जो कल तक दुनिया के सबसे सस्ते कपड़े बनाकर बाजार में तहलका मचा रही थीं, लेकिन आज वही मिलें कच्चा माल न मिलने के कारण सन्नाटे में डूबी हुई हैं। यह सन्नाटा महज एक मंदी नहीं है, बल्कि यह उस चाणक्य नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसमें साम दाम दंड भेद के साथ अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा हथियार बनाया गया है। जब दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में यह फैसला लिया गया कि सरहद पर होने वाली गतिविधियों को अब सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं बल्कि ट्रेड, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कंट्रोल से डील किया जाएगा, तो उस दिन से ही पूरी खेल की बिसात पलट गई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश के टेक्सटाइल उद्योग का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से जाने वाले कच्चे कपास, बिजली और पेट्रोलियम उत्पादों पर टिका है। और जब भारत ने अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं को व्यापारिक समझौतों में कड़ाई से लागू करना शुरू किया, तो इसका असर सीधे वहां के बाजार भाव और वहां की जनता की क्रय शक्ति पर पड़ा। लेकिन क्या यह केवल एक आर्थिक प्रहार था? बिल्कुल नहीं। यह भारत का वह साइलेंट स्ट्रोक था जिसके जरिए उसने यह साबित कर दिया कि दक्षिण एशिया में सुरक्षा की परिभाषा अब बदल चुकी है। चीन, जो कल तक बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में खरबों का निवेश करके भारत को घेरने का सपना देख रहा था, आज वह खुद अपने उन निवेशों को बचाने के लिए कूटनीतिक मंचों पर लाचार खड़ा है, क्योंकि जिस पोर्ट पर उसने अपना दबदबा बनाने की कोशिश की थी, आज भारत ने उसी पोर्ट के चारों तरफ अपनी रणनीतिक घेराबंदी इतनी सख्त कर दी है कि वहां आने वाले हर एक शिपमेंट पर भारत की नजरें गड़ी हैं। दोस्तों, आज के दौर में इंटरनेट पर नाच, गाने और मनोरंजन की बाढ़ सी आई है जिसे लोग आसानी से लाइक कर देते हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा और देशहित से जुड़ी ये गंभीर खबरें जो हमारी रगों में देशभक्ति का उबाल पैदा करती हैं, अक्सर एल्गोरिदम की भीड़ में खो जाती हैं और लोग इन्हें सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप भी अपने भारत के इस नए फौलादी अवतार को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि ऐसी ही सटीक और प्रामाणिक इनसाइड स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट में गर्व से जय हिंद लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम मिलकर इस नए भारत की अनकही गाथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकें। यहाँ से कहानी एक और मोड़ लेती है जहां इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का मिलन होता है। आप शायद यह सोचते होंगे कि सरहद पर निगरानी के लिए आज भी केवल जवान खड़े हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने वहां एक ऐसा अभेद्य लेजर ग्रिड और अंडर वाटर सेंसर नेटवर्क बिछाया है जो किसी भी इंसान के शरीर की गर्मी को मीलों दूर से भांप सकता है। अब जब कोई तस्कर या घुसपैठिया इन जंगलों में कदम रखता है तो उसे यह एहसास ही नहीं होता कि वह किसी सुरक्षित जगह नहीं बल्कि एक डिजिटल पिंजरे में आ चुका है। यह जानकारी सीधे सैटेलाइट के जरिए दिल्ली के वार रूम तक पहुंचती है और वहां बैठे एनालिस्ट्स यह तय करते हैं कि उसे कब रोकना है,
कब चेतावनी देनी है और कब उसे उसकी गलतफहमी का एहसास कराना है। यह जो ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल है, यही वह चीज है जो दुश्मन को पागल कर रही है। उन्हें यह नहीं पता कि अगला झटका कहां से आएगा, सीमा से या फिर उनकी अर्थव्यवस्था के उस हिस्से से जो अभी तक सुरक्षित लग रहा था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, जिसे दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स अभी तक समझ नहीं पाए हैं। भारत सिर्फ बांग्लादेश को ही नहीं साध रहा, बल्कि वह पूरे हिंद महासागर के पावर डायनेमिक्स को इस तरह से रीकैलिब्रेट कर रहा है कि भविष्य में कोई भी देश भारत की शर्तों के खिलाफ जाने की हिम्मत न कर सके। आप उस निवेशक के बारे में सोचिए जिसने ढाका में पैसा लगाया था। वह आज अपना पैसा बाहर निकालने के लिए दिल्ली की तरफ देख रहा है। यह वह ताकत है जिसे कूटनीति की भाषा में इकोनॉमिक एंकरिंग कहते हैं, जहां भारत अब अपने पड़ोसियों के लिए केवल एक पड़ोसी नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक एंकर बन चुका है। जो भारत कल तक अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर था, वह आज पूरे क्षेत्र की सप्लाई चेन का कंट्रोलर बन बैठा है। अब जरा उस सैनिक की स्थिति को देखिए जो ब्रह्मपुत्र के उन खतरनाक घुमावों पर पहरा दे रहा है। उसके हाथ में आज सिर्फ बंदूक नहीं, बल्कि एक ऐसा टैबलेट है जो उसे रियल टाइम डेटा दे रहा है कि सीमा के उस पार कब और क्या हलचल हो रही है, जिससे वह बिना फायरिंग किए ही दुश्मन की योजना को फेल कर देता है। यह जो बदलाव है, यह कोई साधारण मिलिट्री अपडेट नहीं है, यह एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट है। अमेरिका, रूस और यूरोप भी आज भारत की इस नई कूटनीतिक शैली को करीब से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी यह समझ लिया है कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो केवल बयान जारी करता था। अब भारत कार्रवाई करता है, और वह कार्रवाई इतनी शांत होती है कि दुश्मन को एहसास होने में सालों लग जाते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले कुछ महीनों में जो कूटनीतिक घेराबंदी हुई है, उसने चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी को लगभग बेअसर कर दिया है। चीन ने जिन बंदरगाहों पर अरबों डॉलर खर्च किए थे, आज वे बंदरगाह खाली खड़े हैं, क्योंकि वहां का व्यापारिक गलियारा भारत की शर्तों के बिना चल ही नहीं सकता। यही वह साइलेंट चोकोहोल्ड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह रणनीति हमेशा के लिए सफल रहेगी? क्या भारत आने वाले समय में अपने इस आर्थिक और रणनीतिक दबाव को और बढ़ाएगा, या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी कदम है ताकि सीमाओं को सुरक्षित किया जा सके? यही वह जगह है जहां भविष्य के सबसे बड़े सवाल पैदा होते हैं। अगर ढाका की सरकार बदलती है या फिर चीन अपनी रणनीति में कोई बड़ा बदलाव करता है, तो भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या हमारे पास कोई ऐसी प्लान भी है जो आने वाले 2 दशकों की चुनौतियों को भी इसी तरह शांत कर सके? अभी हाल ही में जो ग्लोबल डेटा सामने आया है, वह यह बताता है कि भारत की ऊर्जा निर्भरता और व्यापारिक पहुंच अब दुनिया के किसी भी देश के लिए एक ब्लैक स्वान इवेंट की तरह है। यानी कि अगर भारत ने किसी भी कारण से अपने व्यापारिक गलियारों को एक दिन के लिए भी बंद किया, तो न केवल पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, बल्कि वैश्विक बाजार में भी कोहराम मच जाएगा। यह वह ताकत है जिसका इस्तेमाल करने के लिए बहुत गहरे संयम की आवश्यकता होती है, और यही संयम आज का नया भारत दिखा रहा है। आप उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो इन सारे डेटा को देख रहा है, एक ऐसा इंटेलिजेंस ऑफिसर जो भारत और उसके पड़ोसियों के बीच की हर एक नस को जानता है। उसके लिए यह खेल केवल भूगोल नहीं है, बल्कि एक ऐसा गणित है जहां एक भी गलत कदम पूरी दुनिया को अस्थिर कर सकता है। लेकिन भारत ने अब तक एक भी कदम गलत नहीं रखा है। उनकी हर चाल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अब जब हम इस कहानी के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके सामने यह सवाल आता है कि क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? क्या आने वाले समय में कूटनीति इतनी घातक हो जाएगी कि बारूद की जगह डेटा और सप्लाई चेन की छोटी छोटी रुकावटें ही महाशक्तियों को घुटनों पर ले आएंगी? यह न केवल एक राजनीतिक सवाल है, बल्कि यह मानव इतिहास के उस मोड़ की ओर संकेत है जहां शक्ति के स्रोत बदल चुके हैं, और यहीं सबसे बड़ा खुलासा छुपा है। क्या यह सब सिर्फ सीमा सुरक्षा के लिए है, या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैश्विक विजन है जिसे अखंड भारत की कूटनीतिक परिभाषा कहा जा सकता है? जिस तरह से आज भारतीय विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं, वह पहले कभी नहीं देखा गया। दोनों का तालमेल इतना सटीक है कि जैसे कोई बहुत ही कुशल खिलाड़ी शतरंज की बिसात पर अपना वजीर चल रहा हो। अगर आप पिछले 5 सालों के ट्रेड ग्राफ्स को उठाकर देखें, तो पाएंगे कि भारत ने धीरे धीरे अपने पड़ोसियों के साथ व्यापार का ढांचा इस तरह से बदला है कि उनकी पूरी निर्भरता भारत पर ही आ गई है, और इसी निर्भरता को ही भारत ने अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया है। यह एक ऐसा जाल है जिसे कोई काट नहीं सकता, क्योंकि इसे तोड़ने का मतलब होगा खुद को आर्थिक रूप से तबाह कर लेना।
क्या आपको लगता है कि यह रणनीति नैतिक है? कुछ लोग कहेंगे कि यह कूटनीतिक दबाव है, जबकि रणनीतिकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का परम धर्म मानते हैं। लेकिन असलियत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता के पन्ने तब लिखे जाते हैं जब आप अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर लेते हैं। भारत आज वही कर रहा है। वह अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है ताकि वह आने वाले समय में एक ऐसी वैश्विक शक्ति बन सके जिसे दुनिया नजरअंदाज न कर सके। यह जो सन्नाटा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, वह कोई सन्नाटा नहीं है, बल्कि वह भारत के बढ़ते हुए कदमों की आहट है जो अब पूरे दक्षिण एशिया की धड़कन को नियंत्रित कर रही है। अब जब हम इस डॉक्यूमेंट्री के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक बात साफ हो जाती है कि यह खेल अभी शुरू हुआ है। आने वाले महीनों में क्या होने वाला है? क्या चीन कोई बड़ा काउंटर मूव करेगा, या फिर वह भारत की इस नई घेराबंदी के सामने हथियार डाल देगा? क्या बांग्लादेश की आवाम इस आर्थिक दबाव के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी, या फिर वे इसे अपनी नई वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लेंगे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, भारत की इस नई चाल ने पूरी दुनिया के भू राजनीतिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया है। जो लोग अब तक भारत को केवल एक उभरती हुई शक्ति समझते थे, वे अब भारत को एक ऐसी शक्ति के रूप में देख नियमों को बदलना जो न केवल खेलना जानती है। क्या आप इस बदलाव को एक नया भारत के रूप में देखते हैं, या फिर यह कूटनीति के पन्नों में लिखी जाने वाली एक ऐसी रणनीति है जिसे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा? आपका इस पूरी रणनीतिक घेराबंदी पर क्या नजरिया है? क्या यह भारत का मास्टर स्ट्रोक है जो आने वाले दशकों तक दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करेगा, या फिर यह एक ऐसे भंवर की शुरुआत है जहां से निकलने का रास्ता बहुत कठिन होगा? हर एक कमेंट, हर एक विचार इस कहानी के उस अगले अध्याय को लिखने में मदद करेगा जो अभी लिखा जाना बाकी है, और यकीनन वह अध्याय इससे भी कहीं अधिक चौंकाने वाला होगा। क्या आप तैयार हैं उस आने वाले समय के लिए जब भारत अपनी शर्तों पर दुनिया को अपनी धुन पर नचाएगा, या आपको लगता है कि कोई अदृश्य ताकत इस पूरी बिसात को फिर से उलटने की कोशिश करेगी? यही वह सवाल है जो आज वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हर उस आदमी के दिमाग में है जो दुनिया की चाल को गहराई से समझता है। यही वह सवाल है जो आज वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हर उस आदमी के दिमाग में है जो दुनिया की चाल को गहराई से समझता है, और इस सवाल का जवाब छुपा है उस अदृश्य डेटा में जिसे दुनिया देख तो रही है पर समझ नहीं पा रही। अब एहरा गौर कीजिए कि जब हम सीमाओं की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ जमीन की लकीरों पर होता है, लेकिन यहीं पर कहानी में वह ट्विस्ट आता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। चीन ने पिछले 5 सालों में बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना पैसा लगाया, उससे ज्यादा भारत ने वहां की सप्लाई चेन पर अपनी पकड़ें बना ली। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक सोची समझी घेराबंदी है। आप उस ढाका के बिजनेसमैन को याद कीजिए जिसके पास कल तक चीन की मशीनों के कलपुर्जे बिना किसी बाधा के पहुंचते थे, लेकिन आज उसे भारत से जाने वाले कपास और सूती धागे के लिए डिजिटल क्लियरेंस का इंतजार करना पड़ रहा है। यह देरी कोई तकनीकी खराबी नहीं है, यह भारत का वो साइलेंट चॉकहोल्ड है जिसने चीन के अरबों डॉलर्स के निवेश को एक ऐसी अनिश्चितता में डाल दिया है जहां से निकलना अब नामुमकिन सा लग रहा है। दोस्तों, आज के दौर में इंटरनेट पर नाच, गाने और मनोरंजन की भीड़ के बीच देशहित की ऐसी खबरें अक्सर एल्गोरिदम की गहराई में कहीं खो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत के इस फौलादी अवतार की सच्चाई और ऐसी ही सटीक इनसाइड स्टोरी जो आप तक हमेशा दादा तक है पहुंचती रहें, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट में गर्व से जय हिंद लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, मनोरंजन तो हर कोई परोस रहा है, लेकिन देश की कूटनीतिक जीत को समझना और उसे दुनिया तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें बिना रुके सच दिखाने की हिम्मत देता है। अब यहीं से खेल पूरी तरह पलट जाता है, क्योंकि चीन की बौखलाहट अब किसी से छिपी नहीं है। बीजिंग ने अपने मोहरे चलने शुरू कर दिए हैं। वे अब क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने के लिए उन उपद्रवी तत्वों को शह दे रहे हैं जो भारत की सीमाओं पर बारूद बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वे यह भूल गए हैं कि आज का भारत सिर्फ निगरानी नहीं करता, बल्कि प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। हमारे पास अब ऐसे रडार और एआई संचालित सिस्टम हैं जो सीमा के उस पार होने वाली हर साजिश को होने से पहले ही भांप लेते हैं। जब कोई तस्कर रात के अंधेरे में तारों को काटने के लिए निकलता है, तो हमारे जांबाज बीएसएफ जवानों के पास उसकी हलचल का पूरा डिजिटल ब्लूप्रिंट पहले से ही पहुंच चुका होता है।
यह सिर्फ एक सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, यह उस इकोनॉमिक एंकरिंग का हिस्सा है जिसके जरिए हम पूरे दक्षिण एशिया की धड़कन को नियंत्रित कर रहे हैं। अब जरा उस वैश्विक प्रभाव को देखिए। यूरोप और अमेरिका भी अब इस बात को मानने पर मजबूर हो गए हैं कि हिंद महासागर का भविष्य अब बीजिंग की शर्तों पर नहीं, बल्कि नई दिल्ली की कूटनीतिक नीतियों से तय होगा। जो देश कल तक भारत को केवल एक बड़ा बाजार मानते थे, आज वे भारत को एक रणनीतिक शक्ति के रूप में देख रहे हैं, जिसके बिना वैश्विक सप्लाई चेन का पहिया घूम ही नहीं सकता। यह जो बदलाव है, यह कोई साधारण मिलिट्री अपडेट नहीं है, बल्कि यह एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट है, जिसे इतिहासकार आने वाले दशकों में एक ऐसे अध्याय के रूप में पाएंगे जहां भारत ने बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ढाका इस दबाव के आगे झुककर अपनी पूरी विदेश नीति को भारत के अनुकूल बनाने पर राजी हो जाएगा, या फिर वह किसी ऐसे भंबे भंवर में फंस जाएगा जहां से निकलने का रास्ता खुद चीन भी नहीं दिखा पाएगा? आने वाले कुछ हफ्ते इस पूरे क्षेत्र के भविष्य के लिए निर्णायक होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी इस कूटनीति को और आक्रामक बनाना चाहिए, या फिर संयम ही इस खेल को जीतने का एकमात्र तरीका है? आपकी राय क्या है? क्या आप इस नई चाणक्य नीति के समर्थक हैं, या आपको लगता है कि इसके नतीजे अनपेक्षित हो सकते हैं? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपके विचार ही हैं जो इस देश की दिशा तय करते हैं। और हाँ, अगर आप इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के उस अंतिम खुलासे को मिस नहीं करना चाहते, जो सीधे भारत की उस साइलेंट वॉर की अगली बड़ी जीत की ओर इशारा कर रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो जानकारी अब सामने आने वाली है वह दक्षिण एशिया के पूरे भू राजनीतिक मानचित्र को बदल कर रख देगी। अब समझिए कि यहाँ ट्विस्ट क्या है। भारत ने बांग्लादेश के पूरे डिजिटल बुनियादी ढांचे की मैपिंग कर ली है। जब भी बांग्लादेश की कोई बड़ी कंपनी या सरकारी संस्थान चीन की किसी कंपनी के साथ कोई बड़ा सौदा करने की कोशिश करते हैं, तो भारत के खुफिया तंत्र के पास न केवल उस सौदे की जानकारी होती है, बल्कि उस सौदे के पीछे के उन हिडन क्लाउज का भी पता होता है, जो भविष्य में चीन को भारत के खिलाफ एक रणनीतिक फायदा दे सकते हैं। इसे एल्गोरिदम बेस्ड काउंटर इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे ही कोई ऐसा सौदा फाइनल होने का डर है, भविष्य के बाद देश परसा में जो 2004 करते हैं वाला होता है, भारत अपनी आर्थिक नीतियों के जरिए उस सौदे को व्यावसायिक रूप से गैर लाभकारी साबित कर देता है। यानी बिना विरोध किए, बिना बयानबाजी किए, भारत की कूटनीति उस सौदे को खुद ब खुद फेल कर देती है। लेकिन यहां से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। क्या आपने गौर किया है कि म्यांमार के उस सितवे पोर्ट पर भारत की सक्रियता कितनी बढ़ गई है? म्यांमार के रास्ते भारत एक ऐसा लॉजिस्टिक कॉरिडोर तैयार कर रहा है जो सीधे हमारे पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेगा। यह केवल व्यापारिक रास्ता नहीं है, यह चीन के वे ऑफ बंगाल के प्रभाव को पूरी तरह से काटने वाली एक रणनीतिक दीवार है। जब यह कॉरिडोर पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा, तो बांग्लादेश के उन बंदरगाहों की प्रासंगिकता, जिन पर कल तक ढाका बहुत ज्यादा घमंड करता था, खुद कम हो जाएगी। यही वह जगह है जहां दुश्मन कांप रहा है। वे देख रहे हैं कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं दे रहा, बल्कि भविष्य की बिसात अभी से बिछा रहा है। चीन का डेप्थ ट्रैप भारत के इकोनॉमिक कनेक्टिविटी मॉडल के सामने धीरे धीरे कमजोर पान रहा है। म्यांमार से लेकर श्रीलंका तक भारत अब एक ऐसी रीजनल सिक्योरिटी